सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम सिद्धांत है और आप इस चैनल पे आए हुए हैं। इस चैनल पे हम क्या कर रहे होंगे, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। इस चैनल पे मैं आपको सी प्रोग्रामिंग पढ़ा रहा हूँगा। देन उसके बाद से हम सी प्लस प्लस कवर करेंगे, फिर डीएसए कवर करेंगे और इस दौरान हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मैं कुछ दिनों में अपने टेलीग्राम चैनल पे या फिर डिस्कॉर्ड पे पूरा सिलेबस डाल दूंगा कि हम किस तरीके से चीज़ें पढ़ रहे होंगे, कब कब पढ़ रहे होंगे, पूरा शेड्यूल आ जाएगा। फिलहाल के लिए मैं आपको सी प्रोग्रामिंग से शुरुआत करता हूँ। तो सी प्रोग्रामिंग हमारा किस तरीके से कवर हो रहा होगा, तो सबसे पहले हम फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स, रैम रोम, बाइनरी कोड के बारे में, बाइनरी लैंग्वेज के बारे में, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, हिस्ट्री ऑफ सी, इन सब के बारे में पहले डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स थोड़े से बोरिंग से जाएंगे क्योंकि अ, बच्चे इंटरेस्ट लेते नहीं है उसे पढ़ने में। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स हम इन्हें कवर कर रहे होंगे, बट वो हमारा बेस बनाएगा, वो चीज़ें हमें जाननी चाहिए। पहले मैं आपको 2 लेक्चर्स वो कवर कर रहा हूँ, देन उसके बाद से थर्ड लेक्चर और उसके बियॉन्ड हम प्रोग्रामिंग की दुनिया में एंटर कर रहे होंगे। हम अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे, हम सब कुछ समझेंगे, डेटा टाइप, वेरिएबल, एरे, पॉइंटर्स, हम एक एक चीज़ कवर करेंगे। और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। मैं आपको सारी चीज़ें अपने आईडी पे ले चल के आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिस करवाऊंगा। हम लाइव क्लासेस भी रखेंगे, वहाँ पे हम डिस्कस भी कर रहे होंगे सारी चीज़ें। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कैसे, अप्रोच क्या होता है, क्या प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस में लॉजिक कैसे डेवलप करें, किस तरीके से हम किसी क्वेश्चन को, नए क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें, ये सारी चीज़ों पे हम बात कर रहे होंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। फिलहाल के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग का पहला लेक्चर, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें हम बातें करेंगे कि कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर है क्या एग्जैक्टली। तो आप डेफिनेशन देखिए कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब यहाँ पे टर्म आया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसका मतलब क्या है भैया? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दो तरीके के डिवाइस हो गए हमारे यहाँ पे। एक हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दूसरा हो गया इलेक्ट्रिकल डिवाइस। एक सेकेंड, इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम। बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस क्या होता है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि हाई वोल्टेज और हाई पावर पे रेगुलेट हो रही होती है, हाई वोल्टेज और हाई पावर पे वर्क कर रही होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होती हैं, जो कि लो वोल्टेज और लो पावर पे वर्क कर रही होती है। तो कंप्यूटर कैसा डिवाइस है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। मतलब कंप्यूटर जो है वो लो वोल्टेज और लो पावर पे ऑपरेट हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम डेफिनेशन में। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक सम इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स आउटपुट। इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कुछ इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है और हमें कुछ आउटपुट देता है। यानी ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मतलब ऐसी कोई भी डिवाइस जो कि लो वोल्टेज लो पावर पे ऑपरेट हो रही हो, कुछ इनपुट ले रही हो यूजर से, उसे प्रोसेस करके और वापस से यूजर को कुछ आउटपुट दे दे, उसे हम कंप्यूटर कहेंगे। वो जनरल पर्पस कंप्यूटर की बात करें, जैसे कि हमारा लैपटॉप, इस पे मैंने लिख दिया माई नेम इज सिड। तो माई नेम इज सिड, मैंने कीबोर्ड पे यहाँ पे टाइप किया, कुछ इनपुट दिया और वो स्क्रीन पे टाइप हो गया, तो उसने इस डेटा को प्रोसेस करके फिर हमें आउटपुट दिया। तो इट्स अ कंप्यूटर। आपका डेस्कटॉप जिसपे आप लेक्चर देख रहे हैं वो भी एक कंप्यूटर है। आपका स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वॉच में आप इनपुट दे रहे हैं, उसे बता रहे हैं ये चीज करो, वो उस डेटा को प्रोसेस करके आपको स्क्रीन पे आउटपुट दे रहा है। तो दैट इज अ कंप्यूटर। आपका माइक्रोवेव भी एक कंप्यूटर है, उसमें भी आप इनपुट देते हैं, उसे प्रोसेसिंग होती है एंड देन वो आउटपुट दे रहा होता है। गॉट इट? तो लैपटॉप और डेस्कटॉप को हम जनरल पर्पस कंप्यूटर बोलते हैं। आई होप आपका कंप्यूटर कंप्यूटर का डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये है क्या, क्या मतलब है इसका। 4 टर्म्स थे: इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसमें बता रहा है कि पहला कंप्यूटर जो था उसे कॉनरेड जूस, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन्वेंट किया था। और कब किया था? 1938 में। ये फैक्ट की बातें हैं। इन 1938 फर्स्ट कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय कॉनरेड जूस, हु वाज अ जर्मन साइंटिस्ट। सो ध्यान रखेंगे इसे। ओके, सो द टॉपिक इज मूविंग ऑन, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है भैया? बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है।
डेसिमल नंबर सिस्टम से आप भली भांति परिचित हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम टर्म है, बस कुछ है नहीं, आप सब जानते हैं इसके बारे में। मतलब जैसे आप कोई भी वर्ड लिख रहे हैं, जैसे कि आपने लिखा 345, तो इसमें आपने 3 तरीके के सिंबल्स यूज किए। मान लो 3 यूज किया पहला, देन 4 यूज किया, देन 5 यूज किया। तो ये कुछ सिंबल्स होते हैं जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर डिफाइन है। डेसी का मतलब क्या होता है? 10। डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब 10 सिंबल्स डिफाइंड है इस नंबर सिस्टम में, जो कि 0 से लेकर 9 तक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेकर 9 तक हमने 10 सिंबल्स डिफाइन कर रखे हैं, और इसकी मदद से हम कोई भी वर्ड का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। लाइक हमें 1342 लिखना है, तो इसमें से पहले हम 1 उठाएंगे, देन 3 उठाएंगे, 4 उठाएंगे, 2 उठाएंगे, और उससे हम लिख देंगे 1342। तो ये हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें हमारे पास 10 सिंबल्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक, और इन सिंबल्स का ही रेपिटेशन करके हम यूज करके चीजें बता रहे होते हैं, चीजें रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब हम आते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम पे। तो भैया बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है? तो नाम ही दर्शा रहा है, इसमें डेसिमल में 10 सिंबल्स हैं, तो ये बाइनरी है, यानी इसमें 2 सिंबल्स होंगे। बाई, इसमें 2 सिंबल होते हैं एग्जैक्टली। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 सिंबल्स होते हैं, क्या? 0 और 1। 0 और 1 जो कि बिट्स हैं। तो सिर्फ 2 नंबर सिस्टम होते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। अब आप मान लो जैसे यहाँ पे 345 लिखने के लिए 0 से 9 तक में हम 3 को उठा के लाएं, 4 को उठा के लाएं, 5 को उठा के लाएं, देन हमने लिख दिया 345। ओके, लेकिन अगर हमें 345 बाइनरी में लिखना होगा तो वो 10100011 करके कुछ कॉम्बिनेशन होगा, मतलब जिसमें केवल 2 ही सिंबल यूज हो रहे होंगे, 0 एंड 1। अब इन 2 सिंबल की कॉम्बिनेशन से हम सब कुछ लिख रहे होंगे। जैसे 1342, अब हम बाइनरी में लिखेंगे ना, तो 0 और 1 ही यूज करके लिख रहे होंगे। 0 और 1 का कुछ कॉम्बिनेशन, अब वो कैसे लिखेंगे ये हम आगे पढ़ेंगे, कि किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, और बाइनरी नंबर सिस्टम से हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ एनी नंबर कैन बी फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ दीज टू सिंबल्स। एग्जैक्टली 0 और 1 की मदद से हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी नंबर हम फॉर्म कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कैसे हम चीजें फॉर्म कर, जैसे यहाँ पे देखिए डेसिमल और ये बाइनरी। तो डेसिमल बाइनरी, अब डेसिमल में मान लीजिए 4 5 6 7 8 9 हो गया, 10 हो गया। अब ये बाइनरी में ये 0 हो गया, 1 हो गया, 1 0, ये अभी कैसे हमने लिखा है मैं आपको आगे सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। अभी के लिए इसको आप रहने दें। जैसे 15 को हमने 1 1 1 1 लिख दिया, और 16 को हमने 1 0 0 0 0 लिख दिया। भैया कैसे हो गया ये कैसे चेंजेस हो गए, मैं आपको आगे समझाता हूँ कैसे ये हो गया, डोंट वरी। सो हमारा पहला टॉपिक है कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। कन्वर्जन में हमारे ये टॉपिक है कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। अब जैसे 25 हो गया, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में हमने लिख रखा, अब इसको बाइनरी में बदलना है, तो बाइनरी में हम कैसे चेंज करेंगे? तो देखो बाइनरी में कुछ भी चेंज करने के लिए हम 25 का क्या करेंगे, 2 से फैक्टराइजेशन करते चलेंगे। 2 से, ये हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा है, मतलब 25, देन 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना है 12, 12, और रिमाइंडर कितना बचा 1। तो रिमाइंडर को हम यहाँ पे लिख देंगे, जो नंबर हमें चाहिए, जिस नंबर का हम बाइनरी में कन्वर्जन कर रहे हैं उसको यहाँ पे, देन 2 से डिवाइड करेंगे उसे, तो 12, और ये रिमाइंडर हमारा 1। देन अगेन नेक्स्ट स्टेप में 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो फिर 6 हमारा, और रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर को हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, और रिमाइंडर 0। फिर 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स, एंड रिमाइंडर इज 1। एंड देन फिर 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0, 2, बिकॉज 2 into 0 equals to 0 प्लस 1, तो रिमाइंडर 1। अब हमें ये कब तक 2 से डिवाइड करते जाना है, जब तक यहाँ पे 0 ना आ जाए, जब तक ये लास्ट वाला डिजिट हमारा 0 ना आ जाए तब तक हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे। तो अब हमारे 2 से डिवीजन हम बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा 0 आ गया। तो अब नीचे से ऊपर की तरफ जो रिमाइंडर्स बचे हैं ना, वो इसका बाइनरी होगा। तो 25 का बाइनरी क्या हो गया, 1 1 0 0 1। आई होप यू गॉट इट। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से वीडियो में पीछे जाके इस एग्जांपल को समझे, आप इजीली समझ जाओगे किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है भैया, समझ में आ गया मेरे को डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलते हैं। लेकिन अब एक बात बताओ, अगर मान लो मेरे पास हो गया 1432, अब मैं 1432 को 2 से डिवाइड करते करते कितना लंबा मैं बनाऊंगा? ये तो ऐसे और भी बहुत बड़े नंबर हो सकते हैं, तब तो फिर मैं परेशान हो जाऊंगा करते करते फिर उसका रिमाइंडर। तो ये थोड़ा सा हेक्टिक टास्क हो गया। तो भैया कुछ इजी सा बता दो। तो बिल्कुल फास्टर कैलकुलेशंस के लिए ईजीसीबी हमारे पास एक टूल है जिसका हम यूज करेंगे। तो इस टूल को पहले हम समझते हैं। जैसे
इस टूल में क्या होता है, हम 2 की पावर्स जो हमने पढ़ रखी है 0 से लेके बियॉन्ड जहां तक आप लिख सकते हैं वहां तक आप लिख दो। जैसे पहले हमने लिखा 2 की पावर 0, देन 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और ये बढ़ते गया 128। ठीक है, यहाँ तक हमने किया। आगे मैं बताऊंगा ये 2 की पावर 7 128 तक क्यों किया है, देन उसके बाद से अलग वो बिट्स बाइट का इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। 2 की पावर 0 क्या होती है 1, 2 की पावर 1 क्या होती है 2। इस चीज को आप लिख दीजिए 1 2 4 8 16 32 64 128। अब इसको 2 की पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिख दीजिए। अब क्या कर रहा है हमें, जैसे 25 था ना, तो 25 को हमें इस तरीके से इन डिजिट्स का यूज करना है ताकि इनका सम 25 हो जाए। गेटिंग माई पॉइंट। जैसे 16, जैसे 25 इसमें कहाँ लाई करेगा। अब देखो 32 तो हम चूज नहीं कर सकते हैं ना 25 लाने के लिए, क्योंकि 32 बड़ा हो गया 25 से। तो 25 लाई कर रहा होगा 16 और 32 के बीच में, 16 और 32 के बीच में। तो 25 यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा। तो इसको हम 25 को कैसे लिख सकते हैं, 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक बार हम 16 ले लें, देन 8 ले लें, 16 8 कितना हो गया 24। ओके, अब हमें कितना चाहिए 25 के लिए, एक चाहिए। लेकिन क्या हम 4 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 16 8 24 और 4 हम ले लेंगे तो 28 हो गया ना, तो वो तो एक्सीड कर गया। सो 4 हम नहीं ले सकते हैं, इसको क्रॉस कर दीजिए। फिर क्या 2 ले सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी हमारा 16 8 24 हो चुका था, अब हम 2 लेंगे तो 26 हो जाएगा, तो वो भी हम नहीं ले सकते हैं, इसको भी क्रॉस कर दो भैया। तो 16 8 24। अब यहाँ पे क्या है, ये 1 है, 2 की पावर 0 कितनी होती है, ये 1 है। तो क्या ये ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल हम ये ले सकते हैं। तो अब कितना हो गया 16 8 24 और 1 25 एग्जैक्टली। तो हम 16 पे, क्योंकि 16 हमने ले लिया तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, फिर 8 हमने लिखा तो 1 लिख देंगे, देन ये 0 हमने नहीं लिया 4 को तो 0, 2 को नहीं लिया 0, देन फिर हमने 1 को लिया तो 1। अब इधर से लेफ्ट टू राइट इस चीज को हम लिख देंगे 1 1 0 0 1 इज द कन्वर्जन ऑफ दिस डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू बाइनरी। तो 25 का बाइनरी क्या हो आ गया इस मेथड से 1 1 0 0 1। अब इस फैक्टराइजेशन वाले मेथड से भी कितना आया था 1 1 0 0 1। तो अब आपको फास्टर कैलकुलेशंस भी आ गई कि कैसे हम डेसिमल को बाइनरी में चेंज करते हैं। अब मान लो 25 का आएगा तो आपको ये ट्री बनाने की जरूरत नहीं है, ये फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्टली देख लो किसके बीच में लाई कर रहा है। 16 और 32 के बीच में 25 लाई कर रहा है, ठीक है भैया। तो 25 लाई कर रहा था, 16 8 24 और एक 25, इस पे गया 0 और इन सबको एक एक बार यूज किया 1 1 0 0 1। दैट इज द कन्वर्जन ऑफ बाइनरी। इजी पीजी हो गया आपका। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 83 पे। अब चलो 83 का आप बाइनरी खुद से करके देखो, वीडियो को पॉज करो, 1 मिनट खुद से ट्राई करो सेम मेथड से। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, वैसे मैं इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, सबके नोट्स मैं आपको दे दूंगा ये। तो आप 83 को ट्राई करो, 83 को आप पहले इस मेथड से ट्राई करो, इस मेथड से, क्योंकि अगर आपको ये डिफिकल्ट लगा अभी तो पहले इस मेथड से ट्राई करो, क्योंकि ये तो बेसिक है ना, 2 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर लिखना है, देन करना है। इससे 83 को कन्वर्ट करो, उसके बाद से फिर आप इस मेथड को ट्राई करो। अगर ये नहीं समझ में आया तो वीडियो में पीछे जाओ, फिर से इसे वापस से देखो, आपको समझ आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ 83 को कैसे करते हैं। जैसे 83, अब 83 कहाँ पे लाई करेगा भैया, अब ये देखो, ये था 16 32 64 128, तो 83 तो इसको क्रॉस नहीं करेगा ना 128 को, नहीं, यानी 64 से बड़ा इसके बीच में होगा, तो मिनिमम नंबर हम क्या ले रहे होंगे 83 के लिए 64 ले रहे हैं। अब 64 के बाद से क्या हम 32 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि 64 और 32 को ऐड कर देंगे तो ये 96 हो जाएगा। तो 96 तो हमें पहुंचना नहीं है, हमें तो 83 पहुंचना है, तो 64 एक बार, 32 नहीं लेना भैया। क्या 16 ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि 64 और 16 कितना हो गया 80। तो ये एक बार हो गया। देन क्या 8 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 80 यहाँ तक हो चुका। अब हम 8 लेंगे तो वो कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, नहीं जाना है हमें। क्या 4 ले सकते हैं, 4 4 भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक 80 हो चुका और 4 लेंगे तो ये 84 हो जाएगा, तो 4 भी कैंसिल हो गया। अब क्या 2 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, 80 और 2 82, और उसके बाद से 1 ले लेंगे तो 83। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 64 पे 1, इस पे 0, 32 हमने नहीं लिया, 16 लिया तो 1, इसको नहीं लिया 0, इसको भी नहीं लिया 0, 2 को लिया तो 1, 1 को लिया तो 1, और इस तरीके से हम जाएंगे। तो 83 का बाइनरी क्या हो गया 1 0 1 0 0 1 1। अब चाहो तो आप इसे इस मेथड से भी करके देख लो, 83 का सेम ही आ रहा होगा। अब नेक्स्ट आप 152 का बाइनरी करो, सिमिलरली 152 का भी। अब 152 में क्या है, देखो हमारे पास 128 था यहाँ पे 128, अब 128 से तो बड़ा है 152,
लेकिन इसके बाद से नंबर क्या आएगा, इसके बाद से नंबर आएगा 256, 2 रेज़ टू द पावर 8 इज 256। अब क्या 256 हम ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमें 152 जो 256 बड़ा है ना, तो हमें 152 से कुछ छोटा चाहिए, तो 128 हम एक बार लेंगे, तो एक बार 128 लिख दिया, फिर 64 लेंगे, नहीं ये एक्सीड कर जाएगा 152 से, तो इसे जीरो कर देंगे, 32 लेंगे, फिर एक्सीड कर जाएगा, तो इसे भी जीरो कर देंगे, 16 ले सकते हैं, बिल्कुल ले लेंगे, तो 128 16 कितना हो गया, 144। 8 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कितना हो गया 144 और 8 152। अब देखो यहाँ तक ही हमारा 152 हो गया, तो बाकी पे जीरो ले लेंगे, उनको लेने की हमें जरूरत ही नहीं है, तो 152 का बाइनरी कितना हो गया 10011000। आई होप यू गॉट इट, समझ में आ रहा है ना। अब 200 का आप खुद से बाइनरी करके देखो, वीडियो को पॉज करो और बाइनरी करो 200 का। अब 200 में सोचो आपको क्या जाने का, अब 128 के बाद क्या होता है 256 आ जाता है, लेकिन 256 हमें नहीं लेना है भैया, हमें तो 200 तक ही चाहिए, तो 128 का आपको 128 एक बार ले लो, देन 64 ले लो, 32 की जरूरत नहीं है, 16 की जरूरत नहीं है, एक्सीड कर जाएगा, देन 8 को ले लो एक बार, एंड देन 4 की भी जरूरत नहीं है, 2 की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमें 199 तक आ चुका है यहाँ तक, अब 1 की जरूरत है, तो एक बार 1 ले लेंगे, हो गया ये आपका 200। 200 आपका बाइनरी में क्या हो जाएगा 11001001। सो ये जो अब ये यहाँ पे जितने नंबर्स लिखे थे, क्या आप इसको इजीली बाइनरी में कर सकते हो 17 का, तो आप आसानी से समझ जाओगे ये सारी चीजें मैंने कैसे लिखी है, 16 को ऐसा कैसे लिखा। अब बताओ 16 में क्या किया मैंने, ये 4 जीरो है देन 1 है, ये देखो ना आपको क्लियर तो हो गया ना। 16 मैं एक बार इसी को ले लूंगा ना, और बाकी को मुझे लेने की जरूरत नहीं है, तो 1 एंड देन उसके बाद से 4 जीरो, ये देखो 1 देन उसके बाद से 4 जीरो। अब आपको समझ में आया ना इजीली कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम कैसे कर रहे हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी में हम किस तरीके से कन्वर्जन कर रहे हैं, और किस तरीके से हम जल्दी में उसका कन्वर्जन करेंगे। सो क्लियर हो गया आपका ये टॉपिक, आई होप, कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि अगर हमारे पास बाइनरी दे दे भैया, तो उसको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत ही ईजी है। अगर आप ये समझ चुके हैं ना डेसिमल से बाइनरी में, तो बाइनरी से डेसिमल एकदम आप चुटकियों में कर लोगे, देखो कैसे करते हैं हम। अब देखो कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, अब ये कैसे करें हम, तो देखो जैसे एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है, ये हो सकता है आपको ये क्लियर ना दिख रहा हो, सॉरी, बट मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे 110011 है, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, अब 11001 को हम इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, वो 2 वाला याद था, पहले 2 की पावर 0 थी, देन 2 की पावर 1 थी, यहाँ पे ये देखो ना, ये देखो पहले क्या थी 2 की पावर 0, देन 2 की पावर 1, देन 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ये वाला ऑर्डर बस आप याद रखो, ये वाला ऑर्डर बस आप लिख लो इधर से, मतलब राइट से लेफ्ट में 2 की पावर बढ़ाते हुए आप लिख लो। अब जैसे देखो यहाँ पे पहले 1 है, तो ये क्या था, इसको आप एग्जैक्टली मैच करो 2 की पावर 0 से। पहले यहाँ पे क्या रहता था, यहाँ पे 2 की पावर कितनी रहती है, यहाँ पे 2 की पावर रहती है 0, ये हो गया 2 की पावर 0। देन उसके बाद से क्या आता है, ये वाला 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 0 अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब 2 की पावर 0 को हम एक बार लिख लेंगे। अब यहाँ पे 2 की पावर 1 है, इसे भी एक बार लिख लेंगे, तो 2 की पावर 0 कितनी होती है 1, तो देखो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया है। फिर ये वाला नेक्स्ट पोजीशन कितनी थी 2 की पावर 1 की थी ना, तो इसे भी हम एक बार लिख देंगे विच इज 2। देन देखो ये 0 हो गया, तो इसे भूल जाओ, 0 को भूल जाओ, इसमें 0 हो गया भूल जाओ, ये कितनी होगी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अब ये क्या है, ये वाला नंबर, ये वाला 1 किसको दर्शा रहा है 2 की पावर 4 को, तो 2 की पावर 4 मतलब 16, तो इस 16 को हम लिख लेंगे। देन ये नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 विच इज 32। अब इस 32 को हम लिख लेंगे। अब ये जितने नंबर है ना, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, 32 16 कितना हो गया 48, 48 टू 50, 50 और 1 51। सो दिस इज 11001 इज डेसिमल इज बाइनरी ऑफ 51, यानी 51 का बाइनरी हो गया। अब आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, अब 51 को आप इस मेथड से लेके जाओ। अब 51 को जब आप डेसिमल टू बाइनरी कर रहे होगे, तो आपको 110011 ही निकलेगा। अब आप एक्सचेंज करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये आपको समझ आया ना बाइनरी टू डेसिमल कैसे कर रहे हैं, क्या 2 की पावर का जो ऑर्डर था उसमें अगर 1 लिखा है तो उसको आप इंक्लूड करो, 0 लिखा है तो उसको छोड़ दो, और लास्ट में जब तक नंबर खत्म हो जाता है तब तक सारे जो भी हमारे निकल रहे हैं आउटपुट उन सबको ऐड कर दो, दैट इज द डेसिमल नंबर ऑफ दैट बाइनरी। ओके, आई होप यू गॉट इट। अब जैसे ये नेक्स्ट वाला है,
101000 इसका 164 है, लेकिन आप इसको खुद करके देखो कि कैसे 164 है भैया। अब ये देखो ये जीरो है, तो इसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है ना? बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीरो है तो ये क्या हो गया, 2 की पावर जीरो यानी 1। छोड़ो भैया, 1 को हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 2 की पावर 1, क्या इसको सोचने की जरूरत है? नहीं सोचने की जरूरत है, जीरो है ना। देन है 2 की पावर 2 विच इज 1, सो इसे सोचने की जरूरत है, इसे ऐड करने की जरूरत है, तो ये हम पहला नंबर लिख लेंगे 4। फिर जीरो है, फिर जीरो, इसे भूल जाओ। ये वाला क्या हो गया, 2 की पावर 5 यानी 32, तो इसे रख लो। देन 2 की पावर 6 हो गया जीरो, उसे छोड़ दो। 2 की पावर 7 विच इज 128, इसे भी रख लो। लास्ट में इन तीनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 128 32 कितना हो गया 128 2 30 160 और 4 हो गया 164। ये हो गया इसका कन्वर्जन। नेक्स्ट आप ये प्रैक्टिस करो 11110011, इसका होता है 243। सिमिलरली ये वाला पोजीशन किसको बता रहा है, 1 को, ये वाला पोजीशन 2 को 2 की पावर 1 यानी 2 मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ये 00 के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। एंड दिस पोजीशन is 2 की पावर 5, सॉरी 2 की पावर 4 which is 16, this is 32, 2 की पावर 5, then this is 2 की पावर 6 is 64, then this is 2 की पावर 7 is 128, और लास्ट में आप इन सबको ऐड कर दो, द रिजल्ट विल कम 243। तो ये 2, ये जो बाइनरी में लिखा हुआ है इसका डेसिमल होगा 243। आप चाहो तो इसे रिवर्स करके भी देख लो, यही आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा 10100000। अब आप इसको ट्राई करो, इस ये आपका 18 आना चाहिए। कैसे आएगा 18 भैया, ये देखो ये 4 जीरो हो गए, इसके बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं, बिल्कुल ही इसको खत्म कर दो। ये 0 1 2 3 4, अब ये नहीं 2 की पावर 4, तो ये पहला हो जाएगा मेरा 16, तो इसे हम इंक्लूड कर लेंगे 16 को। देन ये 2 की पावर 5 हो गई 0, तो उसे छोड़ दो 2 की पावर 5 0 को। देन ये 2 की पावर 6 is 64, इसे आप इंक्लूड करो। 64 और 16 कितनी हो गई भैया 80। सो इस बाइनरी का डेसिमल क्या हो जाएगा, इस बाइनरी का डेसिमल हो जाएगा 80। तो अभी तक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें और बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, कंप्यूटर पढ़ लिया, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर को देख लिया, कंप्यूटर क्या था, बाइनरी नंबर सिस्टम को देख लिया, बाइनरी नंबर सिस्टम, उससे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम, इसका मतलब हम समझ गए बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, 0 और 1 के फॉर्मेट में कैसे बदलते हैं, डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलेंगे और बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलेंगे। अब देखो ये आप इजीली बता पा रहे हो, 012 होता है, 113 होता है ना, ये आप इजीली अब कर लोगे। ये सारे कन्वर्जन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ये 20 को हमने 10100 क्यों लिखा और 00101 को हमने 20 क्यों लिखा, ये चीज आप समझ जाओगे अच्छे से। ओके, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी हम सीख चुके हैं अच्छे से, फास्टर कैलकुलेशंस कैसे करते हैं वो हम समझ चुके हैं, ये छोटा सा रिकैप है आपका। फिर बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी हम सीख चुके हैं। तो इतना खत्म हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज कंसेप्ट ऑफ जीरोस एंड वंस। अब भैया 0 और 1 क्या होता है, जैसे मैं इतना बोल दिया कि ठीक है 34 का ये हो गया, तो 0 और 1 क्या है, मतलब ऐसे कंप्यूटर को मान लो हम ऐसे उल्टा करके पलट देंगे तो उसमें से क्या डिब्बे बॉक्स निकलेंगे 0 और 1 के? ना भैया, 0 और 1 ऐसा कुछ नहीं होता। 0 और 1 का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं। जैसे कंप्यूटर हमारा क्या रीड कर रहा है, कंप्यूटर को कुछ भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो 0 और 1 के फॉर्मेट में रख रहा है। तो क्या है 0 और 1? तो 0 और 1 का ना ऐसे कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है कि कुछ नंबर 0 और 1 निकलने लगेगा या फिर डब्बे बाहर आने लगे कंप्यूटर से 0 और 1 में हमने कर रखा है। नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है। 0 और 1 जो है ना वो हमारा एक वे है रिप्रेजेंट करने का डाटा का, एक सीक्वेंस में हम डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे डाटा पे 3 काम हो रहा है कंप्यूटर में, पहले डाटा स्टोर हो रहा है, देन डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, डेटा प्रोसेस हो रहा है। तो इन सब चीजों में डेटा को जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना वो जीरोस एंड 1 के माध्यम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये कैसे हो रहा है, अब मैं आपको इसमें समझाता हूं कि क्या मतलब है 0 और 1 का एक्चुअली। अगर कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है भैया तो फिर क्या मतलब है 0 और 1 का, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई भी तरीके का इंफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, उसे हम बाइनरी इक्विवेलेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे किसी भी चीज को, जैसे 25 को है ना, तो 25 को हमने एक बाइनरी इक्विवेलेंस में कन्वर्ट कर दिया, देन हम उसको स्टोर कर रहे हैं और उस पर वर्क कर रहे हैं। मतलब जैसे हार्ड डिस्क में जैसे मैग्नेटिक ओरिएंटेशंस बनी होती है, जैसे मान लो हार्ड डिस्क में ऐसे समझो कि एक हम कुछ भी इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, अगर मेरा पहला ये देखो ये हमारा नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, अगर ऊपर जो प्लेट है वो नॉर्थ की प्लेट है हार्ड डिस्क के अंदर और नीचे की जो प्लेट है वो साउथ की है, ठीक है, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। तो इस एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन को हम वन बोल दे रहे हैं कि मतलब जहां पे भी हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करने के दौरान ऊपर नॉर्थ
पोल होगा, नीचे साउथ पोल होगा, तो इस ओरिएंटेशन को हम 1 बोल रहे हैं। अब जहां पे ऐसा नहीं होगा ना, तो इसका उल्टा क्या हो सकता है, ऊपर साउथ होगा नीचे नॉर्थ होगा, तो इस ओरिएंटेशन को हम फिर 0 बोल देंगे भैया। समझ रहे हो 0 और 1 का मतलब? अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन अगर नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे हार्ड डिस्क के अंदर, तो दिस इज 1, और साउथ ऊपर नॉर्थ नीचे दिस इज 0। तो ये एक तरीके से हमने बोल दिया, जैसे हार्ड डिस्क में इस तरीके से हमने बोल दिया। अब मान लो जैसे 25 मेरे को भेजना है, तो 25 का मतलब क्या हुआ, 11001, यानी ये कैसे हो रहा होगा, 1 को हमने बताया है कि नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, तो यहाँ पे इस 1 की पोजीशन, यहाँ पे इस 1 की पोजीशन नॉर्थ पोल ऊपर साउथ पोल नीचे। फिर सिमिलरली 1 है हमारा नेक्स्ट इनपुट, हमारा 1 है, देन नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, फिर यहाँ पे 0 आ गया भैया, तो नॉर्थ ऊपर नहीं आ सकता ना, देन फिर इसका उल्टा जो कि यहाँ पे हमने सीख रखा, साउथ ऊपर नॉर्थ नीचे। तो इस तरीके से हम डेटा को कुछ स्टोर कर रहे होते हैं, ये एक वे है। नेक्स्ट मैं आपको आगे बता रहा हूँ इसमें कि इसका अपोजिट भी हो सकता है, इसके अलग तरीके से भी हम कर रहे होते हैं बेसिकली। जैसे अभी एक लाइन में मैं इस चीज को सम अप करूं, तो zeros एंड ones आर जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू स्टेट्स इन द हार्डवेयर। जैसे हार्डवेयर में दो स्टेट का जो ओरिएंटेशन हो गया ना, वो हो गया 0 और 1। जैसे नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, अगर इसको हमने 1 बोल दिया ना, तो साउथ ऊपर नॉर्थ नीचे हमारा हो गया 0। तो बस ये एक रिप्रेजेंटेशन है दो स्टेट्स का हार्डवेयर में। ओके, अब जैसे रैम, रैम आप सब जानते हैं, एक्टिव प्रोग्राम जो होता है वो रैम में ही रिसाइड करता है, वहीं पे चलता है जो भी एक्टिव प्रोग्राम होता है। तो रैम जो होता है वो लैक्स ऑफ कैपेसिटर से मिलके बना हुआ। कैपेसिटर हम सब जानते हैं, कैपेसिटर क्या होता है, 12th फिजिक्स में हम पढ़ के आ रखे हैं, है ना। तो कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है, चार्ज को कंटेन करता है। अब मान लो ऐसे लैक्स ऑफ कैपेसिटर होंगे, तो हो सकता है कुछ कैपेसिटर में चार्ज स्टोर हो और कुछ में ना हो। तो मान लो हमने कह दिया कि जिस कैपेसिटर में चार्ज स्टोर है उसको हम 1 बोल दे रहे हैं, ठीक है, और जिसमें चार्ज स्टोर नहीं उसको हम 0 बोल दे रहे हैं। तो 25 को अगर रैम में मुझे लाना है, तो ये कैसे होगा, तो जिसमें चार्ज स्टोर होगा उसको हम 1 दे देंगे, और जिसमें चार्ज स्टोर नहीं होगा उसको हम 0 दे देंगे भैया। तो ये मान लो 1, यानी ये वाला कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है, तो उसको हमने 1 से दिखा दिया इस इंफॉर्मेशन को। देन ये फिर करता है 1, देन 0, यानी ये नहीं कर रहा है चार्ज को स्टोर। यहाँ पे हमें 0 भेजना था, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चार्ज को स्टोर नहीं कर रहा। देन 0, ये भी चार्ज को स्टोर नहीं कर रहा। देन 1, यानी ये चार्ज को स्टोर कर रहा है। तो रैम में हम कुछ इस तरीके से इसको बता सकते हैं। तो आप समझ रहे हो, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है भैया 0 और 1 का, ये बस एक तरीका है बताने का, दो स्टेट को बताने का कि किस तरीके से दो स्टेट में हमने डेटा को स्टोर कर रखा है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रहा है या फिर प्रोसेस हो रहा है, तो वो हो गया 0 एंड 1। अब इन दो एग्जांपल्स है, आई होप मैंने आपको समझा दिया होगा अच्छे से कि रैम और ये हार्ड डिस्क में किस तरीके से हम 0 एंड 1 का स्टोर कर रहे हैं डेटा को। मतलब ये बस एक ओरिएंटेशन होता है, कोई इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है कि कंप्यूटर को आप ऐसे खींच के निकालोगे उसके अंदर की चीजें तो 0 एंड 1 बाहर निकलने लगेगी। नहीं भैया, बस वो एक ओरिएंटेशन है कि हार्ड डिस्क में किस तरीके से हम डाटा स्टोर करें या फिर रैम में किस तरीके से वर्क हो रहा है। कैपेसिटर में अगर चार्ज है तो उस स्टेट को हमने 1 बोल दिया, नहीं है तो फिर उसको हमने 0 बोल दिया। गेटिंग माई पॉइंट? अब आगे ये एक और मैं समझाता हूँ इसी चीज का। देखो, जैसे मान लो कि अगर मेरे को डेटा भेजना है, ठीक है, तो मैं उसे वोल्टेज के फॉर्म में भी डिस्टिंग्विश कर सकता हूँ। जैसे मान लो पहला मैं भेज रहा हूँ, जैसे 25 को मुझे भेजना था, तो 25 का क्या था, 11001। तो पहले अगर मैंने 5 वोल्ट की करंट भेजी, 5 वोल्ट भेजा इनपुट, तो 5 वोल्ट को मैंने बोल दिया 1, ये 1 है, तो 5 वोल्ट, जस्ट उसके पीछे फिर से मैंने एक 5 वोल्ट भेजा, तो क्या हो गया 1 1। फिर उसके बाद से मुझे 0 भेजना है, तो मैं 3.5 वोल्ट का भेज दूंगा। तो पहले 5 वोल्ट, 5.5 वोल्ट, फिर 5.5 वोल्ट, देन 3.5 वोल्ट। तो ये क्या दर्शा रहा है, 1 1 0, देन फिर 3.5 वोल्ट, तो ये 0, एंड देन फिर 5.5 वोल्ट, तो वो 1। तो देख रहे हो डेटा जा रहा है 0 और 1 की फॉर्मेट में, डेटा ट्रांसमिट हो रहा है हमारे पास। और किस तरीके से हमने उसे कर रखा है, एक ओरिएंटेशन वोल्टेज के फॉर्म में ओरिएंटेशन दे रखा कि 5.5 वोल्ट का है तो उसे हम 1 बोल देते हैं, 3.5 वोल्ट का है तो उसे हम 0 बोल देते हैं, ठीक है। तो यही हो गया हमारा डेफिनेशन बाइनरी लैंग्वेज का, कि कंप्यूटर जो है ना वो केवल बाइनरी सिग्नल्स को अंडरस्टैंड कर सकता है, जो कि स्टोर किया जा सकता है, ट्रांसमिट किया जा सकता है या फिर प्रोसेस किया जा सकता है। जो बाइनरी को वो कर रहा है उसे हम स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं या प्रोसेस कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे इसे और अच्छे से। सो आई होप 0 और 1 का आप मतलब समझ चुके हो, उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है भैया, एक स्टेट में बस हम उसे रख रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं या फिर प्रोसेस कर रहे हैं, वो हो गया हमारा 0 एंड 1। आगे बढ़ते हैं। ओके, टॉपिक 2 है हमारा इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। अब इसमें हम क्या पढ़ रहे होंगे,
इसमें हम पढ़ रहे होंगे कि हमें सॉफ्टवेयर क्यों चाहिए, मशीन कोड क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर को कैसे हम बनाते हैं सी या सी प्लस प्लस को यूज करके, और डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो हमें सॉफ्टवेयर क्यों चाहिए? देखो, इंश्योरेंस एजेंट स्टोरी छोड़ दो, आपको सॉफ्टवेयर इसलिए चाहिए क्योंकि आपको कंप्यूटर को बताना है कि आपको क्या करना है। आपको जो भी चीज करना है उस चीज के लिए आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हो, सिंपल सा। ठीक है, अ, अब वो सॉफ्टवेयर आप कैसे बनाते हो? आप उसको बाइनरी कोड और मशीन कोड, उसकी मदद से आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो। तो सॉफ्टवेयर क्यों चाहिए होता है भैया? हमें कंप्यूटर को बताना है कि हमें कुछ काम करना, उस चीज के लिए हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, दैट्स इट। इसलिए हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। अब मशीन कोड क्या होता है? तो एक मशीन कोड को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लैंग्वेज है। मशीन कोड क्या है? मशीन कोड इज अ लैंग्वेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये एक बाइनरी कोड है, मतलब 0 और 1 के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, जिसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम समझता है। तो अब यहाँ पे एक टर्म आया मेरा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है भैया? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है। जैसे प्रोग्राम हम लिख रहे हैं ना, वैसे ही समझ लो एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है जो कि हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा है। हार्डवेयर क्या है? जैसे रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा है। ओके, तो मशीन कोड क्या था? तो मशीन कोड एक ऐसा बाइनरी कोड था जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था? ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा है। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? ऑलराइट, सो देखो, हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड देन दिस इज एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कह सकते हैं मैनेजर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक, मतलब वो सब कुछ मैनेज कर रहा है आपको कंप्यूटर सिस्टम का ए टू जेड। आप खोल रहे हो, आप ऑन ऑफ बटन डाल रहे हो, देन वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही आपका जो क्या यूजर का इंटरफेस क्या दिखाना है, वो सब कुछ उसके थ्रू ही आ रहा है। ठीक है, या फिर हम इसे कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को अ लेयर बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन। ठीक है, हार्डवेयर जो हमारा हार्डवेयर है, जैसे कीबोर्ड हो गया या फिर स्क्रीन हो गया, या फिर जो एप्लीकेशन है, जो भी हम चीज इंस्टॉल कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर हो गया, उसके बीच में जो कोऑर्डिनेशन बना रहा है ना, जैसे हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच, लाइक आप टाइप कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, जैसे आप यहाँ पे टाइप किए, जैसे जीटीए सैन एंड्रियास में आप डब्ल्यू कर रहे हो, तो डब्ल्यू से आगे बढ़ रही है ना कार, और उसमें कार मूव कर रहा है, तो वो एक कोऑर्डिनेशन जो बना रहा है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कोऑर्डिनेशन बना रहा है। तो उसको हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ लेयर बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन, इट कनेक्ट्स बोथ। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब देखिए, कुछ फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी थोड़ा सा बोरिंग सा टॉपिक लग रहा होगा, आई होप ऐसा ना हो। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सारी चीजें समझाने की, बट अभी एक दो लेक्चर रुक जाओ, देन उसके बाद से हम अच्छे अच्छे कोड्स लिख रहे होंगे। सारी कोड्स को मैं ड्राई रन करके दिखा रहा हूँ, एक एक लाइन मैं आपको बताऊंगा। अभी इस चीज से बस गो थ्रू कर लो एक बार, बस ऊपर से देख लो, नहीं तो आप जब लेक्चर 3 अपलोड होगी फिर आप डायरेक्टली वहां से भी देख सकते हो, वहां से भी आप चीजें सीखना स्टार्ट कर सकते हो। ओके, अब कुछ फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मार्केट में अवेलेबल है, आपने भी देख रखा है। विंडोज का, जैसे मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, तो इसमें विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक का, लिनक्स का, इन सब का होता है। और ये डिपेंड करता है, सबके अलग अलग मशीन कोड होंगे। मशीन कोड मैंने क्या बताया? मशीन कोड मैंने बताया कि ये एक बाइनरी कोड है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम समझता है। तो अगर मेरा विंडोज का है और आपका मैक है, तो हम सबका अलग अलग मशीन कोड होगा, उसको जो ऑपरेटिंग सिस्टम को मशीन कोड दिया गया वो अलग अलग होगी। ठीक है, ये छोड़ दो, ये इंश्योरेंस एजेंट का रेफरेंस है। और जो मशीन कोड जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, बिल्कुल होगा, क्योंकि मान लो हमारा विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है और आपका मैक का है, तो वहां पे अलग अलग तरीके का मशीन कोड होगा। वो डिपेंड करता है कि जैसे इस चीज के लिए विंडोज में ये कोड लिखा जाएगा और उस चीज के लिए मैक में ये कोड लिखा जाएगा, तो वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, बस यही कहा जा रहा है उसमें। अब भैया, सॉफ्टवेयर कैसे बिल्ड करते हैं? ठीक है, सॉफ्टवेयर बिल्ड करने के लिए आपको यहाँ पे आप समझो, पहले आप मशीन कोड लिखते हो। ठीक है, विंडोज में आपने मशीन कोड लिखा, देन वो एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट होती है। मैं आपको समझाऊंगा अभी वो कैसे हो रहा है, एंड देन वो रन करते हैं। इस तरीके से आप किसी भी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करते हो। बेसिकली आप एक मशीन कोड लिख रहे हो कि ठीक है मेरा सॉफ्टवेयर ये काम करेगा, फिर वो एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट होती है, देन वो रन करती है। अब भैया, अब मशीन कोड में मैं किसी भी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करूंगा, अब मशीन कोड 0 और 1 की चीज में, अब मैं सारी चीजें 0 और 1 के चक्कर में करने लग गया, तो फिर तो मेरे लिए तो ये सर का दर्द हो जाएगा। मैं कैसे लिखूंगा 0 और 1 में हर चीज को? वो तो दिमाग का दही हो जाएगा। तो उस चीज से बचने के लिए हमने लैंग्वेज डिस्कवर किया हुआ कि हम एक लैंग्वेज में लिखते हैं, एंड देन वो मशीन कोड में ऑलरेडी कन्वर्ट हो जाती है हमारी चीजें, और फिर वो एग्जीक्यूटेबल फाइल बना के
जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है केवल, और वो रन करती है हमारी। तो हम सोर्स कोड जो लिख रहे होते हैं ना, वो हम 0 और 1 के फॉर्मेट में नहीं लिख रहे होते हैं। वो हम लिख रहे होते हैं, वो हमारा कुछ जैसे सी में ही हम कुछ इंग्लिश ग्रामर का रूल यूज़ करेंगे, कुछ नंबर्स यूज़ करेंगे, इन सब का मिला के हमने एक लैंग्वेज बनाया है सी, सी प्लस प्लस, बहुत सारे हैं, और उसमें हम लिखते हैं चीज़ों को किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, और फिर वो बहुत सारे स्टेप से होके गुज़रता है, देन वो एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट होता है, जिसे केवल जिसका एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है .exe, और उसे केवल कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, उसे केवल कंप्यूटर समझता है। ठीक है? तो अब देखो भैया, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम सोर्स कोड लिखते हैं। जैसे अगर आप सी प्लस प्लस में सोर्स कोड लिख रहे हो, तो उसका एक्सटेंशन होगा। एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे कोई भी फाइल होता है ना, जैसे यहाँ पे देखो lecture1.pdf, तो ये देखो पीडीएफ एक्सटेंशन लगा हुआ है इसके साथ। उसी तरह जैसे आप सी प्रोग्राम की जैसे वीएस कोड आप इंस्टॉल करोगे, या फिर कोड ब्लॉक्स ACBIDE को, तो उसमें आप फाइल नेम बना रहे होगे हो ना, तो उसमें आप लिखोगे जैसे lecture1.cpp। अगर आप सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिख रहे हो, तो उसमें एक एक्सटेंशन लगाओगे CPP। सी का प्रोग्राम लिख रहे हो, तो उसमें एक्सटेंशन लगाओगे .c। तो ये सबसे पहले हम सोर्स कोड लिखते हैं, सोर्स फाइल। पहले हम इस लैंग्वेज में लिखते हैं, अपने नॉर्मल इंग्लिश के लैंग्वेज में, या फिर नंबर वगैरह यूज हम कर रहे होते हैं, बेसिक सिंटैक्स होते हैं, मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको। तो सोर्स कोड हम लिख रहे होते हैं, देन वो क्या होता है, हमारा प्री प्रोसेसर के पास जाता है। प्री प्री प्रोसेसर जो होता है, उसे कंपाइलर के पास भेजता है। प्री प्रोसेसर के पास गया, वहां पे प्रोग्राम बिल्ड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद से वो कंपाइलर के पास जाता है, कंपाइलर उसे एक ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट कर देता है। सबसे पहले प्री प्रोसेसर के पास गया, प्री प्रोसेसर ने एक बार चला दिया कि हाँ ठीक है, मतलब प्री प्रोसेस कर दो ये चीजें कि मुझे, मैंने बता दिया उसे कि ठीक है मुझे ये चीजें की जरूरत है, तुम ला दो, उसे प्री प्रोसेसिंग कर दो पहले से। ठीक है, अब मैं कोड इसमें लिखूंगा, मैंने उसे बता दिया। प्री प्रोसेसर के बाद से कोड गया मेरा कंपाइलर के पास। अब कंपाइलर के पास जाएगा तो इसके साथ ये ऑब्जेक्ट फाइल बन जाएगा, जो कि मशीन कोड में होता है, और एक्सटेंशन हमारा लग जाएगा .o। अब यहां से ये चीज जाएगी लिंकर के पास, तो लिंकर क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट फाइल में कुछ लाइब्रेरी फाइल्स को लाके लिंक कर देगा। अब ये क्या है, देखो लाइब्रेरी फाइल्स में कुछ चीजें हमने पहले से बता रखी होती हैं, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, वो चीज हम डिफाइन कर रहे होते हैं। तो ऑब्जेक्ट फाइल जो हमारी है मशीन कोड में, जो कि लिखी हुई है, जो कि पहले प्री प्रोसेसर के पास गई, फिर कंपाइलर के पास, एंड देन लिंकर के पास। लिंकर उस ऑब्जेक्ट फाइल को और लाइब्रेरी फाइल को मिला देता है, और उसको बना देता है एक एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सटेंशन था .o, यहाँ पे हो गया .exe। ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई हमारी .exe एक्सटेंशन के साथ, ऑब्जेक्ट फाइल और लाइब्रेरी फाइल मिलके। अब ये एग्जीक्यूटेबल फाइल केवल कंप्यूटर समझता है, और वो कंप्यूटर जो आपने यहाँ पे सोर्स फाइल, सोर्स कोड में जो चीजें लिख रखी थी, उसे एग्जीक्यूटेबल फाइल यहाँ पे रन करा देगा। वो चीज कंप्यूटर समझ जाएगा, अच्छा ठीक है भैया ये काम बोल रहे हैं करने को, चलो मैं कर देता हूँ। और इस तरीके से आप सोर्स फाइल लिख के सॉफ्टवेयर बनाते हो किसी भी चीज का मशीन कोड में। गेटिंग माई पॉइंट? ऑल राइट। सो यहाँ पे तीन चीज थी, प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, लिंकर। ये क्या है, ये प्रोग्राम है। प्री प्रोसेसर प्री प्रोसेसिंग करता है, कंपाइलर क्या होता है कि नई फाइल बना देता है, आपको ऑब्जेक्ट फाइल बना देता है मशीन कोड में, फिर लिंकर उसको लिंक कर देता है ऑब्जेक्ट फाइल को लाइब्रेरी फाइल से। तो सोर्स फाइल, इन तीनों प्रोग्राम्स का, प्री प्रोसेसर, कंपाइलर और लिंकर, हमारा काम क्या कर रहा है, ये सोर्स फाइल को सीधा एग्जीक्यूटेबल फाइल बना रहा है। सोर्स फाइल को एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने में हमारी मदद कर रहा है प्री प्रोसेसर, कंपाइलर और लिंकर। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है इसमें, बस इतना आप समझो। ओके, अब हम यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स की बात कर चुके हैं। जैसे ये हम आगे जैसे जैसे कोर्स में आगे बढ़ेंगे ना, आप सब ये सीख जाओगे। सोर्स फाइल जिसमें हम कोड को लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट फाइल जो कि कंपाइलर ने मशीन कोड में लिख दिया, एग्जीक्यूटेबल फाइल जिसे केवल कंप्यूटर समझ सकता है, ये लिंकर से लिंकर क्या करता है, ऑब्जेक्ट फाइल लाइब्रेरी फाइल को मिला देता है, देन ये एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है। तो आई होप आपका ये टॉपिक अब क्लियर होगा कि हम सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं। सॉफ्टवेयर हम इस तरीके से बना रहे हैं, तो सोर्स फाइल लिखते हैं, प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, लिंकर मिलके एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है, जो कि कंप्यूटर समझता है। इस तरीके से हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल क्या हो गई, सोर्स फाइल हो गया, इसका .c एक्सटेंशन होता है, ऑब्जेक्ट फाइल का .o एक्सटेंशन होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल का .exe एक्सटेंशन होता है। ठीक है, और हमने क्या लिखा, ये मशीन कोड क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे करता है, हमें सॉफ्टवेयर क्यों चाहिए होता है, इन सब चीजों को हमने सीख लिया। नेक्स्ट है हमारा ये लास्ट टॉपिक है lecture 1 का, आईडी सेटअप। अब हम यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर से हम मोस्ट प्रोबेबली हिस्ट्री पढ़ने के बाद से हम कोडिंग करना सीख रहे होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पहले हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। सो सेटअप इन्वायरमेंट करना है, तो सेटअप इन्वायरमेंट क्या, आपको कोड करने के लिए आईडी की जरूरत होती है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट।
कि जैसे ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है? तो नए सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। आप समझ रहे हो? जैसे आईडी भी एक सॉफ्टवेयर है और हमें कुछ भी सॉफ्टवेयर बनना है, जैसे एडिशन का हमें कुछ बनाना है, जैसे कैलकुलेटर बनाना है, तो हम उसे ले जाके कहीं रन कराना पड़ेगा ना, तो वो हम आईडी पे रन करा रहे होते हैं। जैसे मार्केट में 2 बहुत फेमस आईडी है, पहला वीएस कोड है और दूसरा कोड ब्लॉक्स है। मैं वीएस कोड यूज़ करता हूँ प्रेफरेबली, क्योंकि मुझे अ, अच्छा फ़ील होता है, उसका इंटरफ़ेस भी मुझे अच्छा लगता है, काफ़ी सारी चीज़ें कस्टमाइज़ कर सकते हैं उसमें और बहुत सारी लैंग्वेजेज़ एक साथ उसमें अवेलेबल होती हैं, आप सब कुछ कर सकते हो। आप वेब डेवलपमेंट की चीज़ें कर सकते हो उसमें, नॉर्मल सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा सब कुछ कर सकते हो आप उसमें। तो मैं वीएस कोड यूज़ करता हूँ, आगे के कोर्स में भी मैं वीएस कोड ही यूज़ कर रहा हूँगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसका सेटअप कैसे करते हैं, वीएस कोड डाउनलोड कैसे करें, उसमें लंबा प्रोसेस है, उसमें सेटअप करना होता है। बहुत सारी वीडियोज़ यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएँगे, जैसे हैरी भैया की वीडियो हो गई या फिर और भी कई सारे यूट्यूबर्स हैं, जिन्होंने या फिर अपनी कक्षा पे भी अपलोडेड है। बहुत सारे चैनल्स पे अपलोडेड है कि वीएस कोड सेटअप कैसे करते हैं या फिर कोड ब्लॉक्स आप देख लेना, आपको जो सूटेबल हो। कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं वीएस कोड पे पढ़ा रहा हूँ, तो आपको भी वीएस कोड पे करने की ज़रूरत है, आप कोड ब्लॉक्स पे ही करो। कुछ चेंज नहीं होगा उससे, कोड हमारा सेम रहेगा, दोनों जगह पे मस्त रन कर रहा होगा, ठीक है? तो वीएस कोड आप किसी भी यूट्यूबर के वीडियोज़ को देख के आप इंस्टॉल कर लो, सारा सेटअप कर लो। नेक्स्ट क्लास से हम कोडिंग करना सीख रहे होगे, अगली क्लास में आप अपना पहला कोड लिखोगे। सी प्रोग्रामिंग का आप पहला कोड लिखोगे, आप प्रोग्रामर बन जाओगे। तो वीएस कोड आप इंस्टॉल कर लो, उसे देख लेना। अगर आपको दिक्कत आएगी, स्टिल आपको प्रॉब्लम आएगी कि नहीं हो पा रहा भैया, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो कि नहीं हुआ भाई मुझसे वीएस कोड इंस्टॉल, दिक्कत हो रही है, तो फिर मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाकर मैं आपको सिखा दूँगा। वीएस कोड मैं फिर से आपको इंस्टॉल करके बता दूँगा। अपने लैपटॉप में मैं फिर से इंस्टॉल करके आपको सारी चीज़ें रन करा के स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें बता दूँगा, कैसे वीएस कोड इंस्टॉल करते हैं। फिलहाल के लिए आप या फिर मैं पीडीएफ भी एक डाल दूँगा सारी, या फिर नेट पे आपको मिल भी जाएगा, बहुत सारे पीडीएफ्स मिल जाएँगे वीएस कोड इंस्टॉल से। नहीं मिलेगा तो मैं खुद एक पीडीएफ बना के आपको डाल दूँगा। वहाँ से आप देख लेना वीएस कोड स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल, आप चेक कर लेना, नहीं हो तो फिर मैं वीडियो बना देता हूँ। बाकी आप वीएस कोड सेटअप कर लो, आप देख लो वीएस कोड, कोड ब्लॉक्स किसके साथ कंफर्टेबल हो, आप उसे सेटअप कर लो। ओके? आज का हमारा लेक्चर 1 यही था, 3 टॉपिक्स हमने पढ़े हैं इसमें। ये सारी चीज़ें आई होप आपको क्लियर होगी। मैं एक बार छोटा-सा रिकैप दे देता हूँ, उसके बाद से हम लेक्चर को एंड करेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर हमने पढ़ा, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर में हमने उसकी डेफिनिशन देखी कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि लो वोल्टेज, लो पावर पे रन कर रही होती है, जो कि कुछ इनपुट लेती है, प्रोसेस करती है और आउटपुट देती है। फिर एक फैक्ट पढ़ा, पहला कंप्यूटर 1938 में कॉनरेड जूस ने बनाया था। फिर बाइनरी नंबर सिस्टम को हमने समझा कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होते हैं, 0 और 1 क्या होती है, किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को 1342 को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे और बाइनरी में 1001 के फॉर्मेट में करेंगे। फिर उस 1001 को फॉर्मेट में उसको हम वापस से डेसिमल नंबर सिस्टम में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये भी चीज़ें सीखी हमने। देन फिर हमने डेसिमल को बाइनरी में करना सीखा, ये किस तरीके से फैक्टराइज़ेशन से करते हैं, 2 से इसको हम डिवाइड करते जाते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर लिखते हैं, फिर नीचे से ऊपर की तरफ जो होता है, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये हो गया हमारा कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी। और फास्टर कैलकुलेशन के लिए लाइक कोई बड़ा नंबर है, तो हम इसे इस तरीके से कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, जैसे 25 का क्या होता है, 83, 152, 200, ये आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप लेक्चर मैं आपको रेकमेंड यही करूँगा कि लेक्चर देख रहे हैं तो प्लीज़, प्लीज़ साथ में कॉपी पेन लेके बैठें, साथ में खुद से प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस को। मैं कोई भी, जैसे मैं 152 का बता रहा हूँ, तो आप लेक्चर स्टॉप कर दें, क्योंकि मैंने जब 2 एग्जांपल समझा दिया ना, तो नेक्स्ट वाला आप खुद से करें, लेक्चर स्टॉप करके, पॉज़ करके आप खुद से उसको ट्राई करें, फिर आप सीखोगे। प्रोग्रामिंग में भी ना आपको सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ेगी। आप सिर्फ यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, कोड मैं लिख रहा हूँ, तो वो मैं अपने नॉलेज से कोड लिख रहा हूँ, वो मैं अपनी चीज़, वो मेरा प्रैक्टिस डेवलप हो रहा है ना। आप जब तक नहीं करोगे, केवल लेक्चर ही देखते रहोगे, तो फिर आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी प्रोग्रामिंग में। प्लीज़ उसको प्रैक्टिस में लाएँ, कलम चलाओ, देन आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अभी तो ये बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, जब आगे हम प्रोग्राम्स कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको कलम चलाने की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पे आपको एक-एक चीज़ लिख के देखना पड़ेगा। पहले कोड को आपको ड्राई रन कराना पड़ेगा। आप डायरेक्ट आईडीई में ना करके, मैं आपको वही रिकमेंड करूँगा कि पहले पेपर पेन पे कोड को लिखो, एक-एक लाइन, उसे समझो, इस लाइन का मतलब क्या है। तो आप प्लीज़ साथ में एक नोट्स लेके बैठें, आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो। हालाँकि वीडियो में जल्दी-जल्दी ऊपर-नीचे करता हूँ, मैं जल्दी से नोट्स स्किप करता हूँ, तो शायद प्रॉब्लम होगी, तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहो, या फिर मैं इसके लेक्चर्स के इसके नोट्स मैं अपलोड कर दूँगा, बट प्लीज़ आप भी साथ में नोट्स बनाओ। एटलीस्ट अगर नोट्स नहीं बना सकते हो, मेरे नोट्स ही यूज़ कर लेना, बट प्रैक्टिस करो। जो भी चीज़ मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस चीज़ को पहले पॉज़ करके वीडियो को खुद से लिखो, नहीं हो तो वापस से वीडियो प्ले करो, फिर मैंने सॉल्यूशन बताया, मैंने सब कुछ समझाया होगा, फिर उस चीज़ को समझो। नहीं आता तो वापस से जाओ, फिर से देखो।
ओके, तो साथ में आप प्लीज इसको करो, क्वेश्चन आप खुद से किया करो। सो मैंने आपको 152, 200 इन सब का कन्वर्जन बताया, इन डेसिमल को बाइनरी में कैसे करते हैं। फिर मैंने आपको बाइनरी को डेसिमल में बताया, जैसे 101 है तो ये हो गया 2 की पावर 01, इसे ले लेंगे। फिर ये 2 की पावर 1 हो गया विच इज 2, फिर ये 0 को छोड़ दो। फिर ये हो गया 2 की पावर 4 विच इज 16, देन दिस इज 2 की पावर 5, दिस 32। इन सबको ऐड कर दो, ये हो जाएगा इसका डेसिमल, इस बाइनरी का। फिर मैंने इस ये सारे एग्जांपल दिए, आप इसे खुद से प्रैक्टिस करना। फिर मैंने 0 और 1 का कॉन्सेप्ट आपको समझाया कि 0 और 1 का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है भैया, कि ऐसा नहीं है कि उसमें कंप्यूटर को आप पलट दो तो 0 1 के डब्बे बाहर निकलेंगे। 0 और 1 बस डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। 0 1 बस किस सीक्वेंस में हम डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेटा को स्टोर कर रहे हैं या फिर ट्रांसमिट कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो 0 और 1 के फॉर्मेट में ही होता है। तो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को हम बाइनरी इक्विवेलेंस में बदल सकते हैं। हार्ड डिस्क में मैंने आपको बताया मैग्नेटिक ओरिएंटेशन होती है, नॉर्थ नॉर्थ पोल साउथ पोल नीचे, तो इसको हमने 1 मान लिया, तो जस्ट उसके अपोजिट साउथ पोल नॉर्थ पोल को हम 0 मान लेंगे। सेम रैम में मैंने बताया कैपेसिटर में चार्ज है, उसको 1 मान लो, नहीं है तो 0 कर लो। फिर उस तरीके से हम डेटा को भेज रहे होंगे या फिर उस पे वर्क कर रहे होंगे। फिर हमने ये बताया कि मान लो वोल्टेज पे भी हम कर सकते हैं, 5.5 वोल्ट की वोल्टेज पहले आगे भेजिए वायर्स पे, तो उसे हमने 1 दे दिया उस इन्फॉर्मेशन को, देन उसके पीछे 3.5 भेजी तो उसे हमने 0 बता दिया। तो फिर बाइनरी लैंग्वेज का मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि कंप्यूटर केवल बाइनरी सिग्नल समझ सकता है, जो कि डेटा को स्टोर कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है और उसे प्रोसेस कर सकता है, जो कि 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। फिर मैंने प्रोग्रामिंग में ये सारी चीज़ें समझाई कि सॉफ्टवेयर हमें क्यों चाहिए, हमें कुछ भी चीज़ कंप्यूटर को कहना होता है कि चलो मेरा ये काम करके दे दो, मुझे कुछ भी बनाना है, जैसे किसी चीज़ का मुझे प्रीमियम कैलकुलेट करना है या फिर कोई कैलकुलेटर मुझे बना देना है या फिर एनीथिंग, कुछ मुझे भी ऐप बना देता है, ऐप बना देना है, कुछ भी बनाना है, तो उस चीज़ को सॉफ्टवेयर मुझे काम करने को बोलना रहता है कंप्यूटर को, कुछ अपना काम मैं ईज़ी कर लूँ किसी भी चीज़, जैसे 5 नंबर का मुझे सम करना है, तो सम हम कैसे करते थे? कैरी लेके एक-एक चीज़ कर रहे होते, तो हमने एक सॉफ्टवेयर ही बना दिया, वहाँ पे आप 25, 32 ऐसे 5 नंबर डालो, उसका सम एक बार में आ जाएगा। तो हम अपनी चीज़ें ईज़ी करने के लिए सॉफ्टवेयर को बना रहे हो। फिर मशीन कोड क्या होता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना। मशीन कोड क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा मैनेजर है कंप्यूटर सिस्टम का, ये क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का एक लेयर होता है, उन दोनों को कनेक्ट कर रहा होता है। जीटी सैन एंड्रियास का मैंने आपको एग्जांपल दिया। फिर फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारी मार्केट में, वो है। फिर सॉफ्टवेयर हम कैसे बनाते हैं, हमने बताया कि मशीन कोड .exe फॉर्मेट में रहता है, फिर उसे हम एग्जीक्यूटेबल फाइल में बनाते हैं जो कि केवल कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। फिर पूरा उसके बीच का प्रोसेस मैंने समझाया कि सोर्स कोड पहले बिल्ड होता है, यहाँ पे बिल्ड किस तरीके से होता है, 3 चीज़ों की हेल्प मिलती है हमें। प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, लिंकर। प्री प्रोसेसर क्या करता है, प्री प्रोसेसर एक प्री प्रोसेसिंग कर देता है कि चलो भैया मैं अब कोड लिखूँगा, आप जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसे प्री प्रोसेस कर दो, एक फाइल चला देता है। देन कंपाइलर उसको क्या करता है, सोर्स कोड वाले फाइल को उस फाइल को क्या करता है, ऑब्जेक्ट फाइल में बना देता है। देन लिंकर क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट फाइल को लाइब्रेरी फाइल के साथ ऐड करके देन एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है। हम सोर्स कोड लिख रहे होते हैं नॉर्मल इंग्लिश, नंबर, सिंटैक्स इन सब का यूज करके। ओके, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल हो गई। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल में मैंने आपको बताया कि सोर्स फाइल हो गई, इसकी हमारी एक्सटेंशन डॉट सी या डॉट सीपीपी होगी एज लैंग्वेज जिस हिसाब से होगी। फिर हमने ऑब्जेक्ट फाइल लिखा, ऑब्जेक्ट फाइल की डॉट ओ होती है। एग्जीक्यूटेबल फाइल जो कि कभी कंप्यूटर समझता है, डॉट ई होती है। ये समझना है। और लास्ट टॉपिक हमारा सेटअप एनवायरनमेंट, ये आप डाउनलोड कर लो वीएस कोड को, इसी पे हम कोड लिख रहे होते हैं। आप चाहो तो नोटपैड पे भी कोड लिख सकते हो, बट मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। वीएस कोड काफी एडवांस्ड वर्जन है, काफी सारी चीजें उसमें हम कस्टमाइज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के कोड हम साथ में कर सकते हैं। आप वीएस कोड इंस्टॉल कर लो या फिर कोड ब्लॉक, दोनों में से कोई एक, इसे हम पूरे कोर्स के थ्रू यूज कर रहे होंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर द फर्स्ट लेक्चर। पहला लेक्चर है मेरा सीखा। आगे हम बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी चीजें लर्न करेंगे। इस लेक्चर से आपने क्या सीखा प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। और आप और क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, मैं कुछ तरीका चेंज करूं, मतलब समझाने के तरीके चेंज करूं और ज्यादा एग्जांपल्स इंक्लूड करूं, आप कुछ रेकमेंड भी कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी लो होगी, वॉइस में भी प्रॉब्लम हो रही होगी, बट मैं धीरे धीरे इस चीज को रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं एक राइटिंग टैबलेट खरीद लूँ, ताकि मैं उस पे ये चीजें आपको नोट्स के फॉर्मेट में ना करके वहां पे मैं आपको लाइव वो चीज लिख पाऊँ, साथ ही साथ समझा पाऊँ। यहाँ पे ज्यादा स्कोप नहीं बनता कि मैं एक एक चीज को लिख के समझा पाऊँ या फिर उसे हाईलाइट कर पाऊँ, टिक कर पाऊँ। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक राइटिंग टैबलेट ले लूँ,
जल्दी आने वाले कुछ लेक्चर्स में शायद आपको देखने को मिले। तब तक हम ऐसे पढ़ेंगे, और भी कुछ आपको सजेस्ट करना हो तो आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें। ये पहला लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।